जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। अर्जुन फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की विशेष जानकारी में हम बात करेंगे नव संवत्सर कब शुरू हो रहा है और नवरात्रि कब शुरू हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना किस मुहूर्त में की जाएगी, कौन सा समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा और 2 समय बताए जाएंगे जिसमें अगर आप पहले समय में ना कर पाएं तो दूसरे समय में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। तो चलिए पहले जान लीजिए नव संवत्सर कब शुरू हो रहा है। देखिए, चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रि आरंभ होती है और चैत्र नवरात्रि से ही नव संवत्सर शुरू हो जाता है। तो अभी विक्रम संवत 2078 चल रहा है और नव संवत्सर 2079 इस बार शनिवार से शुरू होंगे, क्योंकि शनिवार के ही दिन नया साल शुरू हुआ। 1 जनवरी का दिन शनिवार के दिन था। फिर इसके बाद दूसरा संयोग ये बन रहा है कि 2 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रि प्रतिपदा होगी और जो कि रहेगी शनिवार के ही दिन। तो ये हुआ दूसरा प्रभाव। तो इस प्रकार से 2022 के इस साल में शनिवार का बहुत ही विशेष प्रभाव रहेगा। हमारे हिंदू धर्म में देसी कैलेंडर के हिसाब से नया वर्ष चैत्र मास से शुरू होता है जब नवरात्रि आरंभ होती है। हिंदू धर्म के सभी लोगों के लिए इस मास का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस मास में जैसे ही नवरात्रि की 9 देवियों की पूजा आरंभ होती है, उसी के साथ वही खाते भी लगाए जाते हैं और नव वर्ष का आगमन किया जाता है, आरंभ किया जाता है। बहुत ही शुभ और बहुत विशेष माना जाता है इस चैत्र मास की नवरात्रि को। चलिए अब बात कर लेते हैं चैत्र मास की नवरात्रि 2 तारीख को 2 अप्रैल को है और घट स्थापना का विशेष मुहूर्त क्या रहेगा देख लीजिए। ये बात बताने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को सुख, समृद्धि और धन की देवी माना जाता है और कहते हैं कि माँ दुर्गा जिस पर भी एक बार प्रसन्न हो जाए उस पर विशेष खास कृपा करती हैं। तो मुहूर्त की बात करें तो 2 अप्रैल 2022 को सुबह सूर्य उदय से लेकर 8:28 तक विशेष घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा। इसके बाद ये समय बहुत ही शुभ है। इस समय में आप निर्विघ्न बेझिझक घट स्थापना कर सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा मुहूर्त रहेगा अभिजीत मुहूर्त का। अभिजीत मुहूर्त का समय बहुत ही विशेष होता है। जब आपको कोई भी मुहूर्त या कोई भी समय, शुभ समय ना समझ में आए तो बुधवार के दिन को छोड़कर किसी भी दिन अभिजीत मुहूर्त में आप शुभ कार्य कर सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर को 2 अप्रैल को ही दोपहर के 12:05 से लेकर दोपहर को ही 12:55 तक। ये जो समय है ये मेरे शहर के सूर्योदय के हिसाब से है। आप अपने सूर्योदय के हिसाब से गणना कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपको ना समझ में आए तो हिंदू कैलेंडर के बारे में बहुत बार आपको बताया गया है। उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप सूर्य उदय और बाकी सारी तिथियां भी आप जान सकते हैं। तो ये रहा घट स्थापना का समय। नवरात्रि घट स्थापना के समय कलश स्थापना जब की जाती है उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना विशेष ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। जैसे घट स्थापना के समय जो जौ की खेती की जाती है, अक्सर देखा गया है बहुत से लोग जब जौ की खेती करते हैं और 9 दिन बाद जौ अच्छे से होते नहीं हैं, बढ़ते नहीं हैं। इसका एक विशेष कारण ये होता है जितने भी जौ आप बीज रहे हैं क्या वो सही हैं, क्योंकि कोई भी जब बीजारोपण किया जाता है उस बीजारोपण से पहले बीज को देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या वो बीज स्वस्थ है? अगर वो स्वस्थ है तभी वो बीज उगेगा, अपने आकार में आएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए नवरात्रि की 1 रात पहले रात को जितने भी आप जौ लेते हैं उनसे दुगनी मात्रा में जौ लीजिए और इन्हें रात को धोएं। धो करके ऊपर जो
तैर जाते हैं उन जौ को आप निकाल दीजिए और जो नीचे बैठ जाते हैं केवल उन जौ को ही आपने रखना है और पूरी रात्रि इन जौ को भिगो कर रख दीजिए। बस सिर्फ इतना कार्य आपको करना है। फिर आप देखिए किस तरह से आपके जौ लहलहाते हैं, किस तरह से आपकी जौ की खेती इतनी शानदार होती है कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। तो ये आप ज़रूर करिएगा। पहली रात को जैसे दाल राजमा आदि भिगो कर रखे जाते हैं और अगले दिन उनको पकाया जाता है, ठीक इसी प्रकार से पहली रात्रि जौ को भिगो दीजिए। सुबह उस पानी को निकालें और मिट्टी के साथ मिक्स करके जिस तरह भी आप अपने रीति रिवाजों के हिसाब से नवरात्रि की पूजा आरंभ करते हैं, घट स्थापना करते हैं, ठीक वैसे ही घट स्थापना करें और जौ को बीज दें। जौ की खेती का हमारे पूजा में, हमारी पूजा अर्चना में विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि खेती से पूरे साल का अनुमान लगाया जा सकता है। जिस तरह से खेती बीजी जाएगी, जिस तरह से वो बड़ी होगी और हरी होगी, पीली होगी या सूख जाएगी, नहीं होगी या कम होगी, उसी हिसाब से ये आप जांच परख सकते हैं कि पूरा साल आपका किस प्रकार रहेगा। पूरी डिटेल अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी हुई है, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपका ये पूरा साल कैसा रहने वाला है, क्या आपको सफलताएं मिलने वाली हैं या किस प्रकार के उतार चढ़ाव आपके इस साल में आने वाले हैं। तो जरूर जौ बीजते हुए इन बातों का ध्यान अवश्य रखें ताकि आपकी पूजा अर्चना का फल आपको पूर्ण रूप से मिले। फिर इसके बाद आसन की बात आती है तो आसन हमेशा ऊन का ही रखें। और पूजा करके जब भी आप आसन से उठते हैं उस समय शकराय नमः 3 बार आप अपनी गड़वी से थोड़ा सा जल डालकर धरती पर थोड़ा सा जल डालकर आसन के नीचे से 3 बार शकराय नमः अवश्य किया करें। इससे क्या होता है, जो पूजा अर्चना आपने की है और बिना शकराय नमः किए अगर आप आसन से अपना पैर धरती पर रख लेते हैं तो वो सारी पूजा इंद्रदेव को चली जाती है। वो पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा, वो पूजा का फल इंद्रदेव को चला जाएगा। इसलिए शकराय नमः अवश्य करना चाहिए ताकि आपकी की हुई पूजा का फल आपको ही मिले। शकराय नमः कैसे किया जाता है? देखिए, जैसे आप आसन पर बैठते हैं, पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद जब आप उठते हैं तो आसन से पहले नीचे पैर नहीं रखने हैं। क्या करना है आपको, इसे थोड़ा सा ऐसे कीजिए, ऐसे करके इसे मोड़ दीजिए। मोड़ने के बाद यहाँ पे जल डालें, यहाँ पे जल डालकर ओम शकराय नमः, ओम शकराय नमः, ओम शकराय नमः। आपने ये जल मस्तक पर लगाना है 3 बार, बस इतना करके आपने उठ जाना है। बस केवल ये कार्य करना है आपको। इससे क्या होता है, आपकी की गई सारी पूजा वो आपको ही लगेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। फिर इसके बाद माला जो भी आप लेते हैं, अपनी माला अलग रखिए। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सबकी मालाएं अलग होनी चाहिए। विशेष माँ भगवती की पूजा करते समय या तो कमलगट्टे की माला रखें या रुद्राक्ष की माला रखें। और हाँ, माला फेरते समय हमेशा गौमुखी का ज़रूर उपयोग करें। नंगी माला फेरना शुभ नहीं होता है। माला कैसे फेरी जाए, किस प्रकार से सुमेरु का उपयोग करना चाहिए और माला फेरने का सही तरीका क्या है, ये सारी जानकारी भी अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक वीडियो का दिया है। उसमें पूरी डिटेल में कि माला का उपयोग कैसे करना है और सारी चीज़ें आप उसमें देख सकेंगे। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए ताकि माला फेरते समय आपसे कोई गलती ना हो और आपकी पूजा व्यर्थ न जाए। फिर इसके बाद एक विशेष बात अक्सर भूल जाते हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। जब घट स्थापना करते हैं कलश के अंदर कपूर डालना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि क्या होता है, अब है गर्मी का समय और गर्मी में 9 दिनों में जल में अगर आप कपूर नहीं डालेंगे तो जल खराब हो जाएगा और इसे आप लंबे समय तक नहीं रख पाएंगे। कलश के जल में अनाज
हल्दी गांठ और इस प्रकार से कुछ एक चीज़ें जो डाली जाती हैं, उससे जल में स्मेल आने का भय रहता है, जिसके कारण आप लंबे समय तक जल को नहीं रख पाएंगे। अगर आप कपूर डाल देंगे तो जल साल भर तक खराब नहीं होगा। और इस जल को हमेशा ऐसा कभी ना करें कि कलश विसर्जन के बाद एक बार छिड़काव किया और बाकी जल को आपने जल प्रवाह कर दिया, बिल्कुल भी ना करें ऐसा। जब तक आपके पास जितना भी जल है उसे आप सेव करके रखिए और हर रोज़ संध्या के समय घर में इस जल का छिड़काव करें। व्यवसाय स्थल, घर में, शॉप पर, जो भी आपके स्थान हैं, हर जगह पर इसका छिड़काव करें, ताकि आपके घर से आपके व्यवसाय पर अगर नज़र लगी है, कोई टोना टोटका अगर किसी ने किया है, तो ऐसी सारी नकारात्मकता इस जल से चली जाती है, समाप्त हो जाती है और आपके कार्यों में, आपकी सफलता में वृद्धि होती है। तो इस जल को आप यूं ही ना समझें, क्योंकि 9 दिनों की पूजा के बाद ये जल इतना एक्टिवेट, इतना प्रभावशाली हो जाता है कि ये आपके घर से दरिद्रता को ख़त्म कर देता है। तो इस जल को, इस पवित्र जल को ज़रूर सेव करके रखें और हर रोज़ इसका छिड़काव ज़रूर करें। तो इस प्रकार इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए नवरात्रि का त्योहार मनाएं, माँ भगवती की पूजा आराधना करें। और भी विशेष अगर जानकारी आप कोई भी प्रकार की जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप और भी कुछ जानना चाहें तो बेझिझक टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक, आप कहीं पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। तो चलिए आज के लिए जानकारी इतनी ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ये जानकारी अपने अपनों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी भरपूर लाभ मिले। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।